गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा समझने की कोशिश करना। दोबारा आप इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, मतलब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, उसमें अगर एक रिएक्टेंट 100% कंप्लीट हो जाएगा उस समय उसे कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने मान लिया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज ए नोट, उसकी वैल्यू ए है, और जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो कितना बचेगा? जीरो। उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? जीरो। वो तो 100% कंप्लीट हो गया, तो ए टी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अच्छा सर, आप जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो के का वैल्यू होता है, के इक्वल टू क्या होता है? ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी, ए टी अपॉन टी। ठीक है सर, तो टी को इधर लेके चले जाए और के को इधर लेके आ जाए, राइट? तो क्या बनेगा? टी इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा? ए नोट माइनस ए टी अपॉन के, यही बनेगा ना इक्वेशन, ये बन जाएगा आपका टी का। ठीक है सर, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ए नोट के जगह पर क्या पुट करेंगे? ए नोट के जगह पर ए, ठीक है। ए टी के जगह पर क्या पुट करेंगे? जीरो, क्योंकि ए टी की वैल्यू कितनी है? जीरो। और के तो के ही रहेगा, के तो के ही रहेगा ना बच्चा, के में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये जो के है ये तो के ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से ए माइनस जीरो क्या बचेगा? ए बचेगा या ए नोट बचेगा, या ए यहाँ पे नोट नहीं होगा, ए लगा दो तो, क्योंकि इक्वेशन में ए है तो ए, या ए नोट भी लगा सकते हो। तो क्या बनेगा? ए अपॉन के, ए अपॉन के, ये टाइम लगेगा उसको। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू दे रखा है 175 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? मतलब देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मेरे को यूनिट से मतलब है। किससे मतलब है बच्चा? यूनिट से मतलब है कि यूनिट क्या दे रखा है। तो यूनिट देखिए क्या दे रखा है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर यूनिट आपको पता चल जाए तो आप ऑर्डर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं यूनिट कैसे पता करते हैं। तो आप जानते हैं कि R इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो A है, ये A हमने लिया है रिएक्टेंट के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कोई भी रिएक्टेंट A है और वो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। वो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। लेट कर लेते हैं इसको, लेट। ठीक है, तो A क्या है यहाँ पर? A आपका रिएक्टेंट है, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो एन है इसकी वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, दैट इज ऑर्डर एन जो होगा। क्योंकि ये जो इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन है बच्चा, ये रेट लॉ का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? रेट लॉ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ये वैल्यू आता है वही आपको ऑर्डर देता है। अगर एन की वैल्यू जीरो आ गया तो वो क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर एन की वैल्यू 1 आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर, और एन की वैल्यू 2 आ गया तो सेकेंड ऑर्डर। ठीक है सर, इस तरह से। अब यहां से अगर मैं के निकालूं, यहां से किसको निकालूं? के को बाहर निकालूं, तो ये के बाहर निकाल लिया। के इक्वल टू क्या होगा? आर अपॉन ए और टू दी पावर एन, और एन का वैल्यू ये सब हो सकता है, राइट? क्लियर है? अब मैं बात करता हूं थर्ड ऑर्डर के लिए। किसकी बात करते हैं हम? थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो ये थर्ड ले लिया, क्योंकि हमें यूनिट मैच कराना है। यहां से यूनिट मैच करनी है, कहां से? यहां से सर, यहां से देखो, ये यूनिट लाना है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और पर सेकेंड। तो हमने मान लिया कि ये जो है वो 3 इसका ऑर्डर है, मान लेते हैं। अभी आप 1 के लिए भी कर सकते हो, 2 के लिए भी कर सकते हो, 0 कुछ भी कर सकते हो। मैं पहला अटेम्प्ट में ही 3 ले रहा हूं। ठीक है, तो बताओ ये क्या है आपका? ये है आर। आर क्या है? आर है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? उसका यूनिट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का? पता ही होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड।
रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट हमने लिख दिया आर का, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आता है ए क्या है? देखो ये कंसंट्रेशन है, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और अगर आपने इसका यूनिट ले लिया 3, सॉरी इसका पावर ले लिया 3, तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे, ये वाला 3 यहाँ पर। क्लियर है? करना खुद से तो समझ में आएगा। उसके बाद हमने इस सभी वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया। ऊपर में क्या लिखा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। नीचे में ये लीटर पर लीटर कितना बार है? पावर देखो 3 बार है। पर लीटर का पावर कितना है? 3 है। और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 3 बार लीटर 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 बन गया, लीटर लीटर लीटर। क्लियर है? 3 बार हमने यहाँ से लीटर लीटर ऊपर में लिख दिया। क्लियर है? नीचे में क्या बच गया? मोल 3 बार, तो मोल मोल मोल। क्लियर है ना? मैथ वाला टर्म है तुम, और इसको कट करके लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा मोल पर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और आपने ऑर्डर कितना पुट किया था बताओ? ऑर्डर तो आपने पुट किया था 3, ये ना 3 पुट किया था। अगर आपने 3 पुट किया तो ये यूनिट इसी यूनिट से मैच करता है। मतलब ये n की वैल्यू अगर आपने 3 पुट कर दिया, मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। उसी तरह से 0 ऑर्डर, उसी तरह से 1 ऑर्डर, उसी तरह से 2 ऑर्डर आपको पता करना पड़ेगा, ये सब निकालना पड़ेगा। कर लोगे? स्क्रीन दिखा रहा हूं, इस तरह से आप एक बार लिखना, सभी बच्चे इसको बनाना, ये PDF भी सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉलिजन थ्योरी इज अप्लीकेबल। सर आपको पता है कॉलिजन थ्योरी इज ऑलवेज अप्लीकेबल फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शन। बायमोलिकुलर मतलब कम से कम 2 रिएक्टेंट होंगे, A प्लस B, और ये क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है सर, तो कितने रिएक्टेंट हो गए? 2 रिएक्टेंट हो गए, A और B। तो ये बायमोलिकुलर, यहाँ पर मोलेकुलरिटी निकाला जाए, मोलेकुलरिटी, मोलेकुलरिटी, मोलारिटी नहीं, मोलेकुलरिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। मतलब सर कम से कम 2 मॉलिक्यूल चाहिए उसको आपस में टकराने के लिए, कॉलिजन करने के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूलर चाहिए। और जब 2 मॉलिक्यूलर उसको चाहिए, इसका मतलब वो बायमोलिकुलर होगा, वो बायमोलिकुलर होगा। पता चला आपको? अब एक ही मॉलिक्यूल है, बताओ, ये मान लो एक ही मॉलिक्यूल है, ये किससे टकराएगा? ये किससे टकराएगा? एक इंसान किससे टकराएगा? दीवार से। कम से कम टकराने के लिए, कम से कम झगड़े करने के लिए 2 इंसान चाहिए ना। उसी तरह से आपको रिएक्शन करने के लिए कम से कम 2 रिएक्टेंट चाहिए, तो मतलब बायमोलिकुलर। क्लियर है ना? ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर? ठीक है, तो देखो, मोलेकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शन। ये तो फॉल्स है, मोलेकुलरिटी कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि कोई भी रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल हो ही नहीं, मॉलिक्यूल की वैल्यू 0 हो जाए, तो मोलेकुलरिटी कभी हो ही नहीं सकता। ये ट्रू है, ये तो फॉल्स है। उसके बाद मोलेकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये ट्रू है बच्चा। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मोलेकुलरिटी इज एन थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना, तो ये भी फॉल्स है। मोलेकुलरिटी कभी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होता है। रिएक्शन विथ मोलेकुलरिटी 3 आर वेरी रेयर बट फास्ट। 3 मॉलिक्यूल को लेकर के रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन तो रेयर होगा, लेकिन फास्ट होगा क्या? स्लो रिएक्शन होंगे, स्लो होंगे। तो ये भी फॉल्स है, मतलब ये ट्रू नहीं है। तो ट्रू कौन सा है सर? ट्रू है आपका मोलेकुलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब मोलेकुलरिटी आप कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं कैलकुलेट करते। मोलेकुलरिटी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री और 1 स्टेप रिएक्शन। ध्यान से सुनते जाना, मोलेकुलरिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और फॉर 1 स्टेप रिएक्शन। अगर वो कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस केस में आप मोलेकुलरिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये आंसर लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन अ रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एक रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब A0, ठीक है, इंक्रीजेज 4 टाइम्स, उसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है। एंड द रेट बिकम्स 16 टाइम्स, और रेट कितना हो जाता है? 16 टाइम्स हो जाता है। कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखो, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो रेट होता है वो कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये, है ना। दैट इज R इज इक्वल टू
के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। ए क्या है? एक रिएक्टेंट है। ए किसको ले रहे हैं? रिएक्टेंट को ले रहे हैं। हम किसको ले रहे हैं? रिएक्टेंट को ले रहे हैं। ठीक है, मान लो यहां पर कोई भी हमारे पास एक रिएक्टेंट है, लिख लेते हैं यहां पर लेट क्या ले लेते हैं? एक रिएक्टेंट है हमारे पास ए, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पी में। तो इस तरह से लिख सकते हैं आर इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब देखिए, अब क्या कहता है कि जब जो रेट है उसको क्या कर दिया, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया। मतलब ये जो ए था, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है बिकम्स 4 टाइम्स, एंड जो रेट है वो 16 टाइम्स हो जाता है, बढ़ जाता है, 16 टाइम्स हो जाता है। देन न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देन न्यू रेट ऑफ रिएक्शन अगर कहता है ए नोट की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 टाइम्स हो गया और रेट 16 टाइम्स हो गया, तो जो न्यू रेट होगा वो क्या होगा? तो समझिए, जो आपका आर था, ये जो आपका आर है दिखा, ये कितना आ गया? 16 आर हो गया। क्यों? क्योंकि रेट 16 टाइम्स हो गया, दिखा तो है यहां पर, रेट क्या हो गया? 16 टाइम्स। और जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये कितना हो गया? 4a हो गया। 4 टाइम्स बढ़ गया ना, लिखा तो है 4 टाइम्स बढ़ गया, यहां पर दिखा 4 टाइम्स बढ़ गया, तो 4a हो गया। और पावर n तो ये n ही रहेगा, पावर n है तो ये तो n ही रहेगा, इस समय कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, देखो यहां से ये जो 4 है इसका भी पावर n है ना, तो हम इसको क्या करते हैं? बाहर लिख लेते हैं, 4 टू दी पावर n बाहर लिख लिया। क्लियर है? क्लियर है? ये बाहर कर लिया हमने। क्या बच गया? k टू दी कंसंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर n। ठीक है, ये बच गया। और यहाँ पर 16r तो है ही, 16r 16 टाइम्स हो चुका। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं बच्चा, ये जो वैल्यू देख रहे हैं k a टू दी पावर n, k a टू दी पावर n, ये वाला वैल्यू। ठीक है, इसको हमने क्या किया? इससे मैच कर लिया। ये जो देख रहे हैं आप k a टू दी पावर n, ये क्या है? r है ना, r। तो इसको लिख दिया हमने r। क्या लिख दिया? इसको r लिख दिया। पता चला? ये r लिख दिया हमने। पता चला? बोलो जल्दी से। ये r लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये r हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 4n तो बाहर है ही, ये वाला 4n 4 टू दी पावर n ये बाहर है ही, और यहाँ पर 16r है। तो बताओ क्या हो गया? ये r कैंसिल हो गया। अब बताओ 16 इज इक्वल टू 4n, n तो n का वैल्यू क्या रखोगे? ये 16 हो जाएगा। बताओ n का वैल्यू क्या रखें? 4, 2 ही तो रखना पड़ेगा, मतलब 4n इक्वल टू 16। अरे r कैंसिल हो गया ना, तो 4n इक्वल टू 16, और n का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 ही तो रखेंगे, तो n का वैल्यू 2, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बिकम्स डबल, और 2 टाइम्स, 2 टाइम बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आता है, देख लो। इसको पूरे हमने बना के रखे हैं इस तरह से आप इसको मैच कर लेना बच्चा, इस तरह से मैच करके इसको बनाना। छोटा सा एग्जाम्पल है, बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहते हैं। फॉर अ रिएक्शन a प्लस 2b क्या दे रहा है? c प्लस d दे रहा है। कहता है द रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ a केप्ट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ a को क्या रखा गया? कांस्टेंट रखा गया। while that of the concentration of b is doubled, the new rate of the reaction क्या होगा? वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, गिवन क्या दिया है? ये दिया हुआ आपको, रेट ओल्ड दिया हुआ आपको, पुराना दे रखा है। क्या? कौन सा पुराना? पुराना बताओ कौन सा है सर? पुराना कौन सा है? ये वाला, ये दिखा, R इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। ये आपको R ओल्ड मान लिया हम, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि व्हेन, क्या कहता है? ध्यान सुनिए, कहता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट रख दिया, बट कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल, डबल का मतलब जो बी था वो क्या हो गया? 2b हो गया। देन न्यू रेट क्या होगा? विल बी, ये निकालना। तो बताओ, यहां पे लिख लिया हमने r इक्वल टू, ये r क्या बच्चा? ये न्यू है, ये क्या हमारा? न्यू रेट है। तो क्या लिखेंगे? k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a, और b का वैल्यू क्या रखेंगे? 2b, क्योंकि वो डबल हो चुका है, a में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक, अब देखो ये जो 2b है, दिखा आपको, ये जो 2b है, देखिए ये जो 2 है और ये इसका, ये भी इसका पावर होगा, दोनों का पावर है, b का भी 2 है और 2 का भी 2, तो इसको हमने बाहर निकाला। 2 इंटू 2 बताओ क्या होगा? 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। तो ये 4 यहाँ पर बाहर कर लिया, देखा, 2 का स्क्वायर 4 बाहर कर लिया। अब क्या बच गया उसको लिख दो। अब क्या बचा बताओ, इधर देखो, ये k बच गया तो k बच गया, a बच गया
ए बच गया, बी बच गया क्योंकि 2 तो निकल गया, और स्क्वायर बच गया तो बी का स्क्वायर बच गया। क्लियर है? और ये वाला जो इक्वेशन है ये आपने पहले ही लिख चुका है, देखो ये आपने पहले ही लिख चुका है, ये आर ओल्ड है, ये क्या है, आर ओल्ड है, दिखा आर ओल्ड है। तो इस वाले इक्वेशन को क्या लिख दिया हमने, इस वाले इक्वेशन को क्या लिख दिया, ये आर ओल्ड है। और आर जो न्यू, ये जो न्यू है, ये न्यू दिखा, ये न्यू, ठीक है। ये जो आर न्यू है अब वो क्या हो गया बताओ, 4 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड, मतलब द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स, दैट इज क्वाड्रपल्स, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन होगा बच्चा, ये होगा डी सही आंसर होगा। एक बार स्क्रीन और दिखाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको डबल करो, इसको ये करो, बस ऐसे ही है, आराम से बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये दिया हुआ था, इस तरह से सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहते हैं, फॉर अ रिएक्शन दे रखा है a + 2b इज इक्वल टू AB2, ठीक है। उसके बाद दे रखा है, ध्यान से देखिए, द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a इज 2 एंड विथ रेस्पेक्ट टू b इज 0। ये दे रखा है कि ऑर्डर मतलब n का वैल्यू, अरे ऑर्डर मतलब n का वैल्यू, ये क्या है, a का पावर n मतलब a का पावर 2 और b का पावर n मतलब b का पावर 0। समझे कि नहीं समझे? ये आपको दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द चेंज ऑफ रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल कर दिया गया और बी को हाफ कर दिया गया, तब क्या होगा बताओ। गिवन है, गिवन रिएक्शन है क्या, a + 2b इज इक्वल टू AB2, ये दे रखा है, ये हमने लिख रखा है, लिखा है इसलिए ताकि जल्दी आपको समझा पाऊं। उसके बाद क्या कहता है, यहां से हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ क्या होगा, आर ओल्ड मान लिया इसको, क्योंकि जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग गेम कर रहे हैं, तो इसको आर ओल्ड मान लिया हमने। तो क्या होगा, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कांस्टेंट इनटू a⁻², क्योंकि a जो है विथ रेस्पेक्ट टू a, देखना ध्यान से, a के रेस्पेक्ट में क्या है, 2 है ना, दिखा देखो a के रेस्पेक्ट में 2 है और b के रेस्पेक्ट में क्या है बच्चा, b के रेस्पेक्ट में 0 है, दिखा ना। तो उसी तरह से b के रेस्पेक्ट में क्या मान लिया हमने, 0। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोल दो एक बार जल्दी से। क्लियर है ये इक्वेशन क्लियर है, ये इक्वेशन हमने मान लिया। अब एक बात बताओ, तुम जानते हो ना किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए, किसी भी चीज का पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी का कोई मतलब ही नहीं है, ये ऐसे आपको घुमाने के लिए दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, b⁻0 है मतलब 1। मतलब रियल का जो इक्वेशन है ना वो यही है, कौन सा बताओ, R इक्वल टू, देखना फिर से इक्वेशन क्या बनेगा, R ओल्ड इक्वल टू KA⁻², यही एक इक्वेशन है। B का पावर 0 है बच्चा, वो तो 1 हो गया, उसकी तो गेम ही कहानी खत्म हो गई यहां से इक्वेशन से। तो रियल का ये इक्वेशन है। क्लियर है? अब क्या कहता है, व्हेन A इज डबल, A को क्या कर दिया गया डबल और B को हाफ, मतलब व्हेन दिखा A की कंसंट्रेशन डबल दैट इज 2A हो गया, A क्या हो गया 2A, और B हाफ मतलब B/2। क्लियर है? अब देखिए, तो देन न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं न्यू रेट के लिए, R न्यू लिख दिया, K तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पर, A जो था वो 2A हो गया, क्या हो गया 2A का पावर 2, और ये B/2। अब मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, बट इसकी तो कहानी खत्म है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप इसका वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि पावर 0 है ना, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका तो कहानी खत्म है। मतलब जो न्यू रेट होगा वो क्या होगा बताओ, जो न्यू रेट होगा बच्चा, जो न्यू रेट होगा, यहां से देखो ये जो 2 है, दिखा ये जो 2, ये 2 और इसका भी पावर 2, तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 है, इनटू के, कौन सा के, इधर देखो, इधर ये वाला के, यहां लिख दिया के, ठीक है। और ये A अब बच गया A⁻2, ठीक है। अब देखो ये जो यहां से बचा, ये ग्रीन कलर का ये जो सर्कल किया हमने, KA⁻2, इसको क्या मान लेंगे, R ओल्ड मान लेंगे। R ओल्ड ही तो है, देखो यहां पर R ओल्ड, यही तो है R ओल्ड, बताया था ना, ये यहां से लेके यहां तक ये वाला, यही तो है R ओल्ड। क्लियर है? ये आपका R ओल्ड है, तो यहाँ पे लिख दिया R ओल्ड, और ये R न्यू कितना टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ गया, तो विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीजेज 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? बना लोगे एक बार और देख लो, ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? देख लो R ओल्ड वैल्यू पुट कर देना सिर्फ,
इसको तुम नहीं भी लिखोगे ना, ये देखो, इसको तुम नहीं भी लिखोगे ना, हटा दो इसको, कोई माजरा नहीं, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। ये हट गया यहाँ से, ये हट गया, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो लो, हटा दिया मैंने आपको। अब तो बना लोगे ये 2 का वैल्यू यहाँ पर। क्लियर है? कर लोगे, इस तरह से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक रिएक्शन दिया हुआ A जो कि कन्वर्ट हो रहा है B में, ठीक है। कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स। अच्छा, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 3 टाइम्स बढ़ जाता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीजेड बाय 9 टाइम्स, A की कंसंट्रेशन 9 टाइम बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये निकाल, देखो गिवन क्या है आपको, ये दिया हुआ है A कन्वर्ट हो रहा है B में, A कन्वर्ट हो रहा है B में, राइट। तो यहाँ से निकालते हैं R, और इसी को हम ओल्ड मान लिया, जो शुरू में निकाल रहे हैं उसको R ओल्ड मान लेते हैं। और जब कह रहा है A बढ़ गया, B घट गया, कुछ भी हो गया तो उसको R न्यू बोलेंगे, याद रखना। तो ये R ओल्ड है, तो R ओल्ड क्या बनेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट तो A ही है, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। क्लियर है क्या, बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमने बना लिया इस तरह से। तो ये बन गया हमारे पास एक रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये बन गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, R ओल्ड मान लिया इसको। क्लियर है? अब कहता है, क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कहता है कि A इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। A जो है बच्चा, जो कंसंट्रेशन ऑफ A है, बिकम्स 9 टाइम्स, मतलब A अब क्या हो गया, 9A हो गया, A क्या हो गया, 9 टाइम्स। और कहता है कि जो रेट है वो बिकम्स 3 टाइम्स, जो R है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, 3 टाइम्स, मतलब वो 3R, जो पहले R था वो क्या हो गया, 3R हो गया। जो R ओल्ड था वो अब क्या हो गया, बोलो 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 बोलो, ये जो R ओल्ड है वो क्या हो गया, 3 टाइम्स 3R हो गया। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ द न्यू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, न्यू रेट क्या बनेगा बताओ। तो न्यू रेट जो होगा वो क्या होगा, 3R ओल्ड के बराबर। जो न्यू रेट होगा, R न्यू जो होगा वो क्या होगा, 3R ऑफ ओल्ड। पुराने जो रेट हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था पहले, वो क्या होगा उसका 3 टाइम्स, और K इंटू 9A, क्योंकि A की कंसंट्रेशन 9 टाइम्स, और टू दी पावर n। क्लियर है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। अब आप देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला जो 9 है, ग्रीन कलर को देखो, ग्रीन कलर को, ये जो 9 है इसका पावर n है, तो इसका भी 9n का पावर बाहर निकाल लिया। ग्रीन कलर को देख रहे हो, 9a को बाहर निकाल लिया। क्या क्या बच गया, अरे बताओ ना क्या क्या बच गया। यहाँ बच गया K, तो ये K आ गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। यहाँ बच गया A टू दी पावर n, तो A टू दी पावर n बच गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टर्म यहाँ पर बच गया, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ये कर दिया हमने। अब आप देखिए, ये जो आपका K A टू दी पावर n आया है, यही तो आपका क्या है, K A टू दी पावर, यही तो R ओल्ड है, यही क्या आपका R ओल्ड, ये क्या आपका R ओल्ड है, ये आपका R ओल्ड है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये R ओल्ड हो गया, तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो K A टू दी पावर n है यही आपका R ओल्ड है। दिखाऊं, ये देखो K A टू दी पावर, ये K A टू दी पावर n यही आपका R ओल्ड है। क्लियर है? तो ये जो R ओल्ड लिखा है, ये R ओल्ड, ये R ओल्ड, ठीक है, और ये R ओल्ड, दोनों तो एक ही है, तो हटा दो इसको, R ओल्ड को। अब क्या आ गया वैल्यू, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 किसके बराबर हो गया, 9 टू दी पावर n, तो 3 9 टू दी पावर n, तो n का वैल्यू कितना पुट करेंगे बताइए, ताकि n का पावर 9 का पावर क्या रखूं कि वो 3 आ जाए, तो हाफ, अंडर रूट हाफ, तो R न्यू कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब हाफ टाइम डिक्रीज हो जाएगा, हाफ टाइम डिक्रीज हो। तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन है बिकम्स हाफ ऑफ द ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा यहाँ से, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल वैसा ही है ना, बिल्कुल देखोगे 2-4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, खुद से उतारना, खुद से बनाना, अपने आप बन जाएगा। यहाँ से ये R ओल्ड, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों को बराबर कर लिया। देख लो, क्लियर, क्लियर, एकदम अच्छे से बना रखा है मैंने, आपको पहले से लिख रखा है ताकि आपको लिखने में हैंड राइटिंग आपको समझ में आ जाए और अच्छे से प्रॉपरली आंसर क्या होगा उसका वो आपको मिल जाए आंसर। एक्चुअली में ये 1 नंबर का क्वेश्चन है नहीं, बोलता है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर है नहीं, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन है, ये सब 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन है बच्चा। तो आप ये समझिए ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व हो रहा है, 2 मार्क्स भी सॉल्व हो रहा है और 3 मार्क्स भी सॉल्व हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
ए प्लस बी क्या दे रहा है, वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन है, उसमें रेट लॉ इज गिवन, रेट लॉ आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आर इक्वल टू ए टू दी पावर 1/2 और बी टू दी पावर 2, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ, कहता है ऑर्डर निकालिए, आपको पता है ऑर्डर पढ़े हो ना, ऑर्डर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, जब तक आप रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिखते तब तक आप ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो जब रेट लॉ एक्सप्रेशन जब आपको मिल गया तो उसके जो रिएक्टेंट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन इज गिवन, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, जब ये दिया हुआ है तो इसको पावर को ऐड कर दो, तो किसको ऐड करेंगे बताओ, हम ऐड करेंगे 1/2 + 2, तो 1/2 + 2 कितना हो गया 5/2, तो आंसर हो जाएगा 5/2 सी, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द रेट फॉर द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अमोनिया, ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट लिखना है, ये तो आता ही, रेट कैसे लिखते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट, तो क्या लिखेंगे माइनस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ N2, क्लियर है, ये आपको रिएक्टेंट है 3H2, तो क्या भी लिखेंगे इज इक्वल टू -1/3, ठीक है, कॉफिशिएंट को बाहर माइनस क्यों लगाते हैं, रिएक्टेंट है माइनस इसलिए, और कॉफिशिएंट को 1 करके लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस नहीं आएगा, माइनस एक ही बार लिखा रहेगा ना, माइनस एक ही बार आएगा, यहाँ पे प्रिंट गलत लिख दिया है, यहाँ पर प्लस कर देना, ठीक है, ये प्लस हटाओ, DH मतलब d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है, और ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं, ये वाला कौन सा वाला टर्म, ये वाला, ये तो प्रोडक्ट है आपका, ये कौन है प्रोडक्ट में प्लस आता है तो 1/2, जो कॉफिशिएंट उसको 1/2 कर देंगे, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NH3, क्लियर है, लिख दोगे, ये तो बच्चा वाला चीज़ है ना बच्चा, रिएक्शन दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस करना है, तो जहाँ पर रिएक्टेंट है उसमें माइनस लगा देंगे कॉफिशिएंट में, और जो प्रोडक्ट है उसमें प्लस लगा देंगे, जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट उसको 1 करके लिखेंगे, आता ही आता है आपको, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको अच्छे से आता है, ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी में क्या डिफरेंस है, आपको ऑर्डर पूछ रहा है मोलेकुलरिटी नहीं, तो ऑर्डर को पूरा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो रेट कांस्टेंट के वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं आएगा, उसके यूनिट से पता चलेगा, यूनिट क्या दे रखा है, देखो लीटर पर मोल पर सेकेंड, देखो अगर आपको जीरो ऑर्डर होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा बच्चा, जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें आएगा आपका मोल, मैं सीधा लिख देता हूँ पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्लियर है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बनेगा पर सेकेंड, ठीक है, उसी की तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या बनेगा, आप याद भी कर सकते हो लीटर पर मोल पर सेकेंड, क्लियर है, और अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा पर लीटर स्क्वायर पर मोल का स्क्वायर और पर सेकेंड, ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हो, अदरवाइज आपको निकालने के लिए मैंने सिखाया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से आप के बाहर निकालिए, जैसे कैस क्या सिखाया था, R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर N, तो यहाँ से के बाहर निकाल लो, अभी तो समझाया था मैंने, K = R कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर N, अब R का क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय A का क्या होगा मोल, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, और N का पावर कभी 0 रख दो कभी 1 रख दो, अभी तो बताया था मैंने आपको, उस तरह से भी कर सकते हैं या आप इसको आप याद भी कर सकते हो, ये आ गया जीरो ऑर्डर के केस में, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर के केस में, ये आ गया आपको सेकेंड ऑर्डर के केस में, ये आ गया आपको थर्ड ऑर्डर के केस में, राइट, क्लियर है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने पढ़ा होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर एक्सप्रेशन भी लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखोगे माइनस, अगर रिएक्टेंट के केस में लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, डेल्टा लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और डेल्टा T, ठीक है, उसके बाद अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो कंसंट्रेशन
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। ठीक है, लिख दोगे इस तरह से, एक्सप्रेशन भी लिख देना, यूनिट भी लिख देना, यूनिट भी आपको पता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ए इज 1.5, मतलब ए नोट की वैल्यू कितना दे रखा है, ए नोट इनिशियल ना बच्चा, ए नोट 1.5 मोलर आफ्टर 120 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 120 सेकेंड दे रखा है, लिख दिया हमने सब इधर। उसके बाद कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.75 मोलर। तो ये जो कंसंट्रेशन होगा वो कौन सा होगा, 80, जो कुछ 120 सेकेंड के बाद जो बचा दैट इज 80, कितना बचा 0.75 मोलर। ठीक है, तो कहता है the rate constant for the reaction if it follows zero order reaction। तो कहता है रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू निकालिए, रेट कांस्टेंट निकालिए और जीरो ऑर्डर के लिए निकालिए। ठीक है, हम जानते हैं बच्चा कि जीरो ऑर्डर के केस में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के का वैल्यू क्या होता है, ए नोट माइनस 80 अपॉन टी, ए नोट माइनस 80 अपॉन टी होता है। यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है, तो ए नोट का वैल्यू बताओ, तुम समझदार बच्चे हो ना, अभी तो लिखा था ए नोट का वैल्यू 1.5, 80 का वैल्यू 0.75। उसके बाद टाइम कितना है बच्चा, टाइम कितना 120, इसको सॉल्व किया तो 0.00625। अब ये रेट कांस्टेंट है, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है अभी बताया था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर, क्लियर, बच्चा वाला क्वेश्चन था, के का वैल्यू निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है आपके पास, सब कुछ दिया हुआ है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रेड्यूस्ड टू 1/4, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, ए नोट। अरे इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए नोट, शुरू में क्या होगा, ए नोट होगा इसकी कंसंट्रेशन। अब ये रेड्यूस हो गया, क्या हो गया, ए नोट अपॉन 4 हो गया, मतलब 1/4 से रेड्यूस कर दिया गया। अब ये रेड्यूस हो गए 1/4, मतलब ए नोट अपॉन 4 हो गया। जीरो ऑर्डर का केस है, कहता है देन द टाइम टेकन फॉर द हाफ लाइफ टाइम, मतलब हाफ लाइफ टाइम के लिए टाइम टेकन क्या होगा बताओ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, ए नोट अपॉन 2k, यही होता है जी, हाफ लाइफ इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए नोट अपॉन 2k, दिखा ये वाला केस जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने ओल्ड हाफ लाइफ टाइम मान लिया, क्या मान लिया, ओल्ड हाफ लाइफ टाइम है, ओल्ड टी हाफ है, जो शुरू में दिया हुआ होता है ए नोट अपॉन 2k होता है। अच्छा सर, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है जो व्हेन ए नोट बिकम्स ए नोट अपॉन 4, ए नोट अपॉन 4 क्यों से, क्यों बोलता है कि वो 1/4 हो जाता है, तो ए नोट अपॉन 4 हो जाएगा, राइट। देन हाफ लाइफ टाइम क्या होगा बताओ, अब ए नोट के जगह पर क्या पुट करेंगे, ए नोट के जगह पर क्या पुट करेंगे बताइए, ए नोट अपॉन 4 पुट करेंगे, राइट। और 2k तो 2k रहेगा ही रहेगा, क्लियर, 2k तो 2k रहेगा। ये जो 4 है ना बच्चा, देखो यहाँ पर ये जो 4 है रियल में कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1/4। और ए नोट इधर देखो, इधर ए नोट, ये जो आप देख रहे हैं ए नोट 2k, ए नोट 2k बाहर कर दिया, ए नोट 2k बाहर कर दिया, दिखा ये ए नोट और 2k। सर 4 किसको, 4 कहाँ से आया, तो ये वाला जो ब्लू वाला 4 दिखा ए नोट अपॉन 4 था, तो 4 तो नीचे जाएगा ना, यहाँ पर 4 आएगा, 4 कहाँ आएगा बच्चा, ये तो यहाँ पर आएगा, तो 1/4 बाहर ले लिया हमने, राइट। तो ये 1/4 है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ, ये 1/4, राइट, ये 1/4 बाहर आ गया। अब देखिए ये जो आपने देखा येलो कलर वाला, येलो कलर का जो आप देख रहे हैं ये ए नोट अपॉन 2k, ये तो टी ओल्ड है, हाफ टी ओल्ड है ना, ओल्ड वाला पार्ट है। तो जो न्यू बना इसको मान लो तुम न्यू, ये मान लो न्यू, ठीक है, ये न्यू हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, तो जो न्यू हाफ लाइफ टाइम होगा वो ओल्ड का 1/4 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, न्यू हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा 1/4 से रेड्यूस हो जाएगा, 1/4 से रेड्यूस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी, रेड्यूसेस टू 1/4। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी तक हमने 8-10 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक मैं अभी रहने देता हूं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व करें, और भी क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।
आप सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और इस कंसेप्ट को समझना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करें और ऐसा क्वेश्चन जेई में, नीट में, जेके में और सीबीएसई में आता ही आता है। ठीक है, ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।